Hey there, this is Nidhi and I welcome you all to ऑनलाइन कक्षा। जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि लूसेंट के बाद मैं आपके लिए क्वेश्चन सीरीज लाऊंगी जो कि घटना चक्र से होंगे, यूपीपीसीएस के लिए और आरओ एआरओ के क्वेश्चंस होंगे। मैंने ईयर इसमें नहीं लिखा है, लेकिन ए टू जेड क्वेश्चन जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि यही क्वेश्चन जो वनडे एग्जाम होता है हमारा कहीं ना कहीं रिपीट हो जाते हैं। तो इसलिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड तक बने रहिएगा और क्वेश्चन देखिएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन देखने के बाद फिर आप लूसेंट का जो मैंने 3 पार्ट डाला है वो भी आप जाके देख सकते हैं। तो उससे क्या होगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे एंशिएंट के। इसके बाद फिर हम अभी 1-2 पार्ट क्वेश्चन सीरीज का और आएगा घटना चक्र का, एंशिएंट पार्ट का। फिर उसके बाद हम ले आएंगे मेडिवल हिस्ट्री, फिर उसका 3 पार्ट डलेगा, फिर उसके क्वेश्चंस आएंगे, फिर इसके बाद हम मॉडर्न पे आएंगे। बेसिकली लोग मॉडर्न पहले करा देते हैं जिससे बच्चों को बोरियत फील ना हो, और एंशिएंट में लोग कम इंटरेस्ट दिखाते हैं क्योंकि वो थोड़ा बोरिंग होता है लेक्चर। ठीक, तो हम सीरीज से चलेंगे और हर लेक्चर के बाद जब हमारा मतलब एक पार्ट खत्म हो जाएगा, जैसे एंशिएंट खत्म हो गया है तो मैं अभी आपको आउटलाइन बताऊंगी, मतलब ओवरव्यू बताऊंगी कि बेसिकली ऊपर ऊपर से हुआ क्या था। इसके बाद फिर हम क्वेश्चन पे मूव करेंगे, फिर उसके बाद हम मेडिकल हिस्ट्री मैं आपके लिए ले आऊंगी लूसेंट से। बेसिकली लूसेंट इसलिए मैंने फॉलो किया क्योंकि लोग लूसेंट को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, वनडे एग्जाम्स के लिए हो या बड़े बड़े एग्जाम्स हो, लूसेंट एक बार लोग देख के जरूर जाते हैं। तो आपके रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपने नहीं भी पढ़ा हो तभी के लिए लूसेंट सीरीज जो हमारी है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो हम अभी तक देख लेते हैं कि हमने पढ़ा क्या क्या है। सबसे पहले तो हमने जाना है कि हम हिस्ट्री पढ़ते क्यों हैं। तो हिस्ट्री हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि सबसे पहला तो एग्जाम में आते हैं क्वेश्चंस, इसलिए पढ़ते हैं। दूसरा इसलिए क्योंकि जहाँ जैसे हम रहते हैं, जैसा हमारा कल्चर रहता है, जैसे हम बोलते हैं, जैसे हम खाते हैं या फिर जैसा हमारा पहनावा रहता है, कहीं ना कहीं वो हमारे इतिहास से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो इसलिए बेसिक रीजन यही है कि हम इसलिए इतिहास पढ़ते हैं और पढ़ना भी चाहिए, मतलब इतिहास को जानना भी चाहिए। एज अ अवेयर सिटीजन ऑफ इंडिया वी शुड नो द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री, कि पिछले समय में लोग कैसे रहते थे, कैसा हमारा कल्चर था, कैसा उठने बैठने का तरीका था, लोग किस किस चीज़ों को फॉलो करते थे, हम मैनेज्ड थे या अनमैनेज्ड थे, इन सब के बारे में इतिहास हमें बताता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले जानेंगे इसकी स्टडी को क्या कहते हैं। इसकी स्टडी को हम पास्ट, मतलब पास्ट की स्टडी को हम कहते हैं क्या, इतिहास। ठीक है, इसके जनक जो है वो हेरोडोटस को माना जाता है, ये हमने देख लिया था। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर जाके देखिएगा। फिर हम आ जाते हैं, हमने आपको डिफरेंस भी बताया था एडी और बीसी में डिफरेंस क्या है। फिर हमने देखा था हड़प्पन कल्चर या इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था सबसे पहले वो मैनेज्ड था। ठीक है, हम मैनेज्ड से अनमैनेज्ड हुए, फिर अनमैनेज्ड से अभी भी मैनेज्ड की तरफ मूव कर रहे हैं, बट कंप्लीटली हो नहीं पाए हैं। ठीक, तो मैनेज्ड सिस्टम से हम यहाँ पे हम मैनेज्ड थे। ठीक है, हम सरप्लस सिस्टम को फॉलो करते थे। सरप्लस सिस्टम का मतलब होता है कि हम आगे के कुछ टाइम तक का सोच के रखते थे, हम चीजें स्टोर करके रखते थे। ठीक, इसका जो टाइम पीरियड है वो क्या है, क्या है बताएंगे? ठीक, टाइम पीरियड आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, फिर मैनेज्ड सिस्टम में, और यहाँ पे जो था, यहाँ पे लोग इसको सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था ये अर्बन था या रूरल था। तो सबसे पहले ये अर्बन था। फिर हम आ गए थे अपने वैदिक कल्चर पे। वैदिक कल्चर में भी 2 कैटेगराइजेशन हुआ था, एक अर्ली वैदिक और दूसरा लेटर वैदिक। ठीक है, लेटर वैदिक इनको हमने देखा था। फिर अर्ली वैदिक का जो टाइम ड्यूरेशन होता है 1750 से 1000 बीसी तक। ठीक, और ये 1000 बीसी से 600 बीसी तक। ठीक, यहाँ पे हमने बहुत सारे साक्ष्य देखे थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के एक्सकेवेशन से हमने साक्ष्य देखे थे, कहाँ पे क्या चीज मिली, उसका नाम क्या था।
तो एग्जामिनेशन में ये सब पूछे जाते हैं साइट्स, और क्या क्या इंपॉर्टेंट साइट्स हैं ये हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, तो आप पिछला वीडियो जाके देख लीजिएगा। फिर हम आ जाते हैं अपने अर्ली वैदिक में। तो अर्ली वैदिक में वर्ण सिस्टम था, ये पूछा जाता है कि वर्ण सिस्टम था या कास्ट सिस्टम था। हमने वर्ण सिस्टम और कास्ट सिस्टम आपको बहुत अच्छे से समझाया पिछले लेक्चर में। फिर और यहाँ पे हम कास्ट का डोमिनेशन आने लगा। फिर हम आए जनपद पे, मतलब महाजनपद पे, ठीक है। जब लोग बसने लगे, यहाँ पे क्या होता था, अर्ली वैदिक में लोग मूव करते थे, ठीक है। कैटल रेयरिंग इनका मेन ऑक्यूपेशन था, तो लोग मूव करते थे। और यहाँ पे क्या हुआ, इनका परमानेंट सेटलमेंट होने लगा। परमानेंट जब सेटलमेंट होने लगा तो फिर एक्सपेंशन पॉलिसी यहाँ पे आई। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो कास्ट सिस्टम में कैटेगराइजेशन हो गया, वहां पे सबसे ज्यादा जो कंडीशन जो खराब थी वो शूद्रों की हुई, ठीक है, शूद्रों की हुई। और फिर इसी एरा में महाजनपदों का, जब लोग एक्सपैंड करने लगे, अपनी जनपद को लेके महाजनपद में कन्वर्ट होने लगा, अलग अलग लोग एक्सपेंशन पॉलिसी अपनाते थे, क्योंकि उनका ही बेटा राजा बनने वाला होता था। तो फिर यहाँ से उद्गम हुआ हमारे महाजनपद का, जो कि हमने 16 महाजनपद डिस्कस किए हैं लूसेंट वाले पार्ट में, तो आप उसको वहां से जाके देख लीजिएगा। फिर हम आए थे डायनेस्टीज पे। जब यहाँ पे महाजनपदों का उद्गम होने लगा तो फिर डायनेस्टीज अलग अलग निकल के आई। फिर डायनेस्टीज में सबसे स्ट्रॉन्ग डायनेस्टी हुई आपकी मौर्य डायनेस्टी। फिर हमने ये सारे सीरीज वाइज में करके हमने सारी डायनेस्टीज को डिस्कस किया। फिर इसके बाद आया था हर्षवर्धन डायनेस्टी, ठीक है। हर्षवर्धन डायनेस्टी हमने एंड में हर्षवर्धन डायनेस्टी तक पढ़ लिया, और यहाँ पे 647 तक हमारा खत्म हो जाता है क्या, एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है। एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट हमारा यहाँ तक खत्म हो जाता है। तो वही जो हमने डिस्कस किया है उसी का हम आज क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि रॉबर्ट ब्रूस फूट, ठीक है, रॉबर्ट ब्रूस फूट हु डिस्कवर्ड फर्स्ट पैलियोलिथिक टूल इन इंडिया वाज एन, क्या थे वो, खगोलिस्ट थे, आर्कियोलॉजिस्ट थे, पैलियोबॉटनिस्ट थे, या हिस्टोरियन थे, इतिहासकार थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, एक्चुअली वो दोनों थे, लेकिन अगर हम क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आर्कियोलॉजिस्ट आप लगाना अगर दोनों ऑप्शन नहीं आता है तो, ठीक है, नहीं तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोनों हो जाएगा। तो इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। एक भूवैज्ञानिक थे ये और पुरातात्वविद थे, ठीक, और उन्हें भारतीय पूर्व इतिहास का पिता माना जाता है। किसको, रॉबर्ट ब्रूस फूट को, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले जो एक्सकेवेशन का प्रोसेस था इन्होंने सबसे पहले स्टार्ट किया था। और ये भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण से जुड़े रहे थे और उन्होंने पाषाण काल का प्राचीन वस्तुओं का दस्तावेजीकरण भी किया था, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू द सारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा और एंड तक बने रहिएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एक्सकेवेटेड एविडेंस द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल बिगैन। हमने बोला था कि हमने कैटल रेयरिंग जो देखा गया था वो कहाँ देखा गया था, आपका अर्ली वैदिक पीरियड में देखा गया था। अर्ली वैदिक पीरियड में, तो अर्ली वैदिक पीरियड का जो पार्ट होता है वो मीजोलिथिक होता है। मीजोलिथिक पीरियड में जो हम इतिहास पढ़ते हैं ये इसी पार्ट में आता है, ठीक है। तो आंसर जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू एक्सकेवेटेड evidences the domestication of animals began in Mesolithic period. The earliest evidences of domestication of animal in India have been found at आदमगढ़, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ पे सबसे पहले जो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स का हुआ था वो किस जगह पे हुआ था, तो आदमगढ़, जो कि कहाँ पे है, होशंगाबाद मध्य प्रदेश में, और बागौर बिलवाड़ा राजस्थान में देखने को मिला था। फिर हम आ जाते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन हमारा कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइट्स बोन इम्प्लीमेंट्स हैव बीन फाउंड, ठीक है। हड्डी के साक्ष्य हमको कहाँ पे मिले थे, तो चौपानी मांडो में मिले थे, काकोरिया में मिले थे, महादहा में मिले थे, या सराय नहर राय में मिले थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो महादहा में मिले थे। तो देख लेते हैं क्या है ये। लार्ज नंबर ऑफ इम्प्लीमेंट्स made of bones and horns have been found from Mesolithic sites, Mahadaha.
ये कहाँ पे है? ये एक जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो एक साक्ष्य मिलता है वो महादहा में, ये कहाँ पे है? प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी में देखने को मिलता है। और बुक एंटाइटल पुरातत्व विमर्श, ठीक है, पुरातत्व विमर्श लिखा किसके द्वारा गया था? जय नारायण के द्वारा। ये डिस्क्राइब करते हैं पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स एंड ऑर्नामेंट्स मेड अप ऑफ बोन्स विच हैव बीन रिपोर्टेड फ्रॉम सराय नहर राय, दमदम और महादेव। ठीक है, सराय नहर, दमदम और महादेव से यहाँ पे ऑर्नामेंट्स जो बोन्स से बने हुए क्या बोलते हैं उसको, ऑर्नामेंट्स को, गहने वगैरह, ये इन्होंने पहले अपने बुक में पुरातत्व विमर्श में उल्लेख इसका किया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अगर आपको इंग्लिश में थोड़ी बहुत भी दिक्कत होती है तो आप हिंदी भी पढ़ सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछता है कि 3 ह्यूमन स्केलेटन इन अ सिंगल ग्रेव। सारे हमने थ्योरी जो लूसेंट में थे हमने वो कवर किए थे, और फिर मैंने आपसे ये भी बोला था कि कुछ क्वेश्चंस, कुछ पार्ट जो स्किप हो गए हैं वो मैं क्वेश्चन के थ्रू करा दूंगी। तो क्वेश्चन आप ढंग से देखिएगा क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक, तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि 3 ह्यूमन स्केलेटन्स इन अ सिंगल ग्रेव वेयर रिकवर्ड एट, जो 3 मानव कंकाल एक ही कब्र में से बरामद किए गए थे वो कहाँ से किए गए थे? सराय नहर राय से, दमदमा से, महादहा से या फिर लंगनास से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ठीक है, दमदमा विल बी द राइट आंसर। ये क्या है? एक मेसोलिथिक साइट है जो कि प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट, इसके पहले क्वेश्चन में हमने देखा था, प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी में पाया जाता है। और यहाँ पे टोटल जो 3 स्केलेटन तो एक ही ग्रेव में मिले थे वो दमदमा में पाए गए थे, और जो 40 यहाँ पे टोटल 41 ह्यूमन ग्रेव्स पाए गए थे। ठीक है, और ग्रेव विद 4 ह्यूमन स्केलेटन्स हैव बीन फाउंड एट सराय नहर राय। ये भी पूछा जा सकता है कि जो ग्रेव था जिसमें 4 ह्यूमन स्केलेटन, मतलब 4 मानव कंकाल के एक साथ ही साक्ष्य पाए गए थे, वो कौन से जगह पे पाए गए थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सराय नहर राय। सराय नहर राय कहाँ पे पाया जाता है, मतलब कहाँ पे देखने को मिलता है? प्रतापगढ़ में। ठीक, तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ मैन इन इंडिया इज फाउंड इन, सबसे पहले भारत में मनुष्य का साक्ष्य कहाँ पे मिला था? कहाँ पे मिला था? नीलगिरी हिल पे, शिवालिक हिल्स पे, नलामाला हिल्स पे या नर्मदा हिल पे, नर्मदा वैली पे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा नर्मदा वैली हो जाएगा। राइट आंसर विल बी डी। ठीक है, तो फर्स्ट एविडेंस ऑफ मैन वाज फाउंड इन वेस्टर्न नर्मदा रीजन ऑफ मध्य प्रदेश, जो कि डिस्कवर किया गया था 1982 में। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहला अनाज का साक्ष्य, मतलब यूज्ड बाय मैन, सबसे पहले मनुष्य के द्वारा इस्तेमाल किया गया अनाज कौन सा किया गया था? तो गेहूं किया गया था, चावल किया गया था, जौ किया गया था या सोरगम किया गया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जौ। जौ का इस्तेमाल ह्यूमन के द्वारा सबसे पहले किया गया था। ठीक है, तो इसमें इसका एक्सप्लेनेशन यही है कि बार्ली जो है वाइडली एक्सेप्टेड एज द फर्स्ट सीरियल to have been cultivated by humans around 8000 BC। राइस और व्हीट जो थे वो बाद में डिस्कवर किए गए थे। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट कम्स फ्रॉम, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का सबसे पहला प्रमाण कहाँ पे आता है? तो इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहती है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो लहुरा देव में हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये ऑप्शन नहीं रहता है आपके पास, ठीक है, लहुरा देव ऑप्शन में नहीं रहता तो मेहरगढ़ पे जाएंगे। क्वेश्चन अभी आगे है, लेकिन यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो बी है। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिसर्च के अकॉर्डिंग जो है एग्रीकल्चर का एविडेंस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सबसे पहले लहुरा देव, जो कि संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट यूपी में देखने को मिला था। और यहाँ पे अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ व्हीट वाज फाउंड इन मेहरगढ़। ठीक है, और सबसे जो और इसके पहले जो व्हीट का एविडेंस था वो मेहरगढ़ में पाया गया था, जो कि बालूचिस्तान पाकिस्तान में लोकेटेड है। अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ राइस जो था वो
बेलान डिस्ट्रिक्ट इलाहाबाद में देखने को मिला था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वीट का सबसे पहले साक्ष्य, गेहूं का सबसे पहला साक्ष्य कहाँ पे मिला था, तो वो हो जाएगा आपका मेहरगढ़, और राइस का जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इलाहाबाद। ठीक, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम। देख लीजिए, ये क्वेश्चन अभी पहले मैंने डिस्कस किया था। अगर लौहरा देव नहीं है, ठीक है, लौहरा देवा नहीं है अगर ऑप्शन में, तो यू विल गो फॉर द ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, डी विल बी द राइट आंसर। मेहरगढ़ में सबसे पहले एग्रीकल्चर का साक्ष्य देखने को मिला था। तो इसका एक्सप्लेनेशन यही है कि अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर हैज बीन फाउंड फ्रॉम मेहरगढ़ लोकेटेड इन काची प्लेन्स ऑफ बालूचिस्तान। बालूचिस्तान जो कि है वो पाकिस्तान में लोकेटेड है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इज आल्सो नोन एज कैल्कोलिथिक एज। कैल्कोलिथिक एज किसको बोला जाता है, या चैकोलिथिक एज किसको बोला जाता है, तो कॉपर एज को चैकोलिथिक एज बोला जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर विल बी डी। कॉपर एज इज नोन एज चैल्कोलिथिक एज, दिस एज इन विच द इंस्ट्रूमेंट ऑफ कॉपर। ठीक है, अब कैल्कोलिथिक या चैल्कोलिथिक एज जो बोला जाता है, वो क्यों इसको बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे कॉपर का यूज वाइडली देखने को मिला था। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट कॉपर के ज्यादा देखने को मिले थे, इसलिए इसको चैकोलिथिक एज बोला जाता है। ठीक, नवदतोली, नवदतोली या नौदातोली वॉज एक्सकेवेटेड बाई। नौदातोली एक साइट है, खुदाई का एक मतलब जगह है, वो किसके द्वारा एक्सकेवेट किया गया था, तो राइट आंसर विल बी डी, एस डी संकालिया के द्वारा ये खोदा गया था, मतलब एक्सकेवेट किया गया था। तो देख लेते हैं, ये साइट कुछ इस तरह की है। यहाँ पे ऐसी ऐसी चीजें मिली हुई हैं, ये पॉटरी वगैरह देखने को मिल रहा है आपको। फिर एक्सप्लेनेशन में आ जाते हैं। तो एक्सप्लेनेशन में ये कहता है कि नवदतोली जो है रिवील्ड एन एक्सीलेंट एविडेंस ऑफ बोथ राउंड एंड रेक्टेंगुलर रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर। ठीक है, राउंड में और रेक्टेंगुलर रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर जो कि अभी इंदौर के पास में लोकेटेड है, और इसको एक्सकेवेट किसने किया था, एस डी संकालिया ने इसको एक्सकेवेट किया था, जो कि पुणे में है। ठीक, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज नॉन आर्यन। जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसको गैर आर्य बोला जाता है। तो क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये एक अर्बन सिविलाइजेशन था, या इसके पास खुद का स्क्रिप्ट था, या फिर इसके पास एग्रीकल्चरल इकोनॉमी थी, या फिर एक्सटेंडेड अप टू द नर्मदा वैली, ये नर्मदा वैली तक फैला हुआ था इसलिए। लेकिन अब यहाँ पे सी ऑप्शन तो कट गया, क्योंकि एग्रीकल्चर जहाँ पे होगा वो तो रूरल एरिया पे हो जाएगा। तो और अभी तक जो इसका स्क्रिप्ट है ये रीड नहीं किया गया है, तो ये भी ऑप्शन कट गया। नर्मदा वैली तक एक्सटेंड होने का मतलब कोई पुख्ता रीजन नहीं है, तो राइट आंसर विल बी फर्स्ट। ठीक है, तो इसका पहला आंसर हो जाएगा। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज अर्लियर नोन एज अर्बन सिविलाइजेशन। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन अर्बन सिविलाइजेशन है, वैदिक कल्चर जो है वो आपका रूरल सिविलाइजेशन है, याद रखिएगा। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स टेराकोटा ऑफ प्लव वॉज फाउंड। ठीक है, इसमें जो हल का साक्ष्य मिला था वो किस हड़प्पन साइट पे मिला था, तो वो धौलावीरा में मिला था, बनावली में मिला था, कालीबंगा में मिला था, या लोथल में मिला था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ठीक है, बनावली में मिला था इसका साक्ष्य। ठीक है, तो देख लेते हैं इसका जो एक्सप्लेनेशन है। बनावली जो है वो एक आर्कियोलॉजिकल साइट है, इंडस वैली सिविलाइजेशन को बिलोंग करती है, जो कि कहाँ पे लोकेटेड है, हरियाणा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, हरियाणा स्टेट में लोकेटेड है, फतेहाबाद, हरियाणा के फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। ठीक है, कालीबंगा भी एक साइट है, हड़प्पन साइट, तो ये कालीबंगन से 120 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में उसके देखने को मिलता है। ठीक, और ये जो बनावली साइट है, यहाँ पे हमको हल के साक्ष्य मिलते हैं। फिर आ जाते हैं अपने 13वें क्वेश्चन पे। जो एक जुताई वाले खेत की खोज की गई थी वो कहाँ पे की गई थी, तो
हमारा जो सही आंसर इसका हो जाएगा वो हो जाएगा बी, कालीबंगा विल बी द राइट आंसर। ठीक है, कालीबंगन जो है ये प्री हिस्टोरिक साइट है, डिस्कवर्ड किसके द्वारा किया गया था? लुगी पियो टेसिटोरी, एन इटालियन इंडोलॉजिस्ट, जो कि 1887 से 1919 तक का इनका कार्यकाल था। ही वॉज डूइंग सम रिसर्च इन इंडियन एंशियंट इंडियन टेक्स्ट एंड वॉज सरप्राइज्ड बाय द कैरेक्टर ऑफ रून्स इन दैट एरिया। ठीक है, तो यहाँ से उनको इस जुताई का साक्ष्य मिलता है। ठीक, फिर आ जाते हैं, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। थोड़ा बोरिंग है लेकिन क्वेश्चंस हर एग्जाम में देखने को मिलता ही मिलता है, तो जुड़े रहिएगा एंड तक। ठीक है, ग्रेट बाथ वॉज फाउंड फ्रॉम इंदस वैली सिविलाइजेशन एट। ग्रेट बाथ जो है एक साक्ष्य मिला था, ये कहाँ पे मिला था, किस इंदस वैली सिविलाइजेशन पे? तो ये मोहनजोदड़ो पे मिला था, हड़प्पा पे मिला था, लोथल पे मिला था, कालीबंगा पे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो विल बी द राइट आंसर। ग्रेट बाथ जो है ये सबसे बड़ी बिल्डिंग है, सबसे बड़ी बिल्डिंग पाई गई मतलब खुदाई के दौरान। तो ये भी पूछा जाता है कि सबसे जो लार्जेस्ट साक्ष्य है, ठीक है, सिविलाइजेशन का, हड़प्पन सिविलाइजेशन का, वो कौन सा है? तो दे देते हैं ग्रेट ग्रैनरी या ग्रेट ग्रैनरी, ग्रेट बाथ। तो इसमें दोनों में कंफ्यूजन बहुत होती है, तो ग्रेट बाथ याद रखिएगा। दिस विल बी द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंदस सिविलाइजेशन इज नॉट ट्रू? ठीक है, तो इंदस वैली सिविलाइजेशन हमने आपको ये सब चीजें समझाई हुई है कि इंदस वैली सिविलाइजेशन में क्या क्या चीजें थी और फिर हम कैसे कैसे चेंजेस हुए जब हम सिविलाइजेशन से वैदिक पीरियड में, फिर लेटर वैदिक पीरियड में आए, तो कैसी कैसी चीजें चेंजेस हुई उसमें और क्या क्या चीजें हमको देखने को मिली, ये सब मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप लूसेंट वाला पार्ट जरूर जाके देख लीजिएगा अगर आपको ये थोड़ा कम समझ में आ रहा हो तो। फिर क्या वहां पे एक्यूरेट ड्रेनेज सिस्टम था सिटीज में? ट्रेड और कॉमर्स वर इन एडवांस्ड स्टेज, वर्शिपिंग ऑफ मदर गॉडेस, पीपल न्यू अबाउट आयरन। तो ड्रेनेज सिस्टम था, हमने अभी एक क्वेश्चन में देखा भी था या आगे देखेंगे। धौलावीरा एक जो साइट है हमारी, वहां पे ड्रेनेज सिस्टम का साक्ष्य हमको मिलता है। ठीक है, तो और ट्रेड कॉमर्स उनका एडवांस था। ठीक है, ये लोगों से, बाहरी लोगों से भी ट्रेड वगैरह करते थे, वो मदर गॉडेस की पूजा वहां की जाती थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आयरन का पता नहीं था, लोगों को यहाँ पे आयरन का पता नहीं था। फिर मूव करते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, लोथल गुजरात में है, ये जो है हमारा एंशियंट पोर्ट इसको कहा जाता है, एंशियंट टाइम का पोर्ट है ये। ठीक है, कालीबंगा जो है ये ही गलत है, तो ये कालीबंगा जो है वो राजस्थान में हमको देखने को मिलता है। ठीक है, और रोपर जो है वो पंजाब में है। ठीक, तो राइट आंसर विल बी सी, कालीबंगा इज लोकेटेड इन द हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। इट वाज एक्सकेवेटेड बाय ए घोष in 1951. The excavation revealed that the western mound was a fortified enclosure with rectangular salient and towns. ठीक है, फिर आ जाते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The excavation at चान्होदारो was directed by, ठीक है, चान्होदारो में खुदाई का निर्देशन किसके द्वारा दिया गया था? तो G.H. मैके के द्वारा दिया गया था, जॉन मार्शल के द्वारा दिया गया था, R.E.M. व्हीलर के द्वारा दिया गया था, या फिर ऑरेल के द्वारा दिया गया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा, आर एच मैके के द्वारा ये एक्सकेवेशन का निर्देश दिया गया था। ठीक है, द रूंड टाउनशिप ऑफ चान्होदारो situated at 130 किलोमीटर साउथ ईस्ट ऑफ मोहनजोदड़ो was discovered by N.G. माजुमदार। सबसे पहले ये 1931 में इनके द्वारा किया गया था। फिर excavated on large scale by E.J.H. मैके। ठीक है, इनके द्वारा सबसे ज्यादा स्केल, लार्ज स्केल पे इन्हीं द्वारा खुदाई की गई थी, तो इन्हीं को माना जाता है आंसर में। ठीक है, अगर E.J.H. मैके नहीं है तो फिर आप N.G. माजुमदार पे जा सकते हो। मैके फाउंड बीड मेकिंग फैक्ट्री एंड फर्नेस फ्रॉम हियर। ठीक है, यहाँ से इनको बीड मेकिंग फैक्ट्री और फर्नेस का साक्ष्य मिला था।
मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नाउ इन पाकिस्तान। तो कालीबंगा को हमें देखने को मिलता है राजस्थान में, ठीक है, यहाँ बैंगल्स के लिए ये चीज फेमस है। हड़प्पा लोथल हमको कहाँ पे मिलता है, गुजरात में, ठीक है, हमारा एंशियंट पोर्ट। आलमगीरपुर हमारा यूपी में देखने को मिलता है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हड़प्पा। हड़प्पा जो है ये पाकिस्तान में देखने को मिलता है, ठीक है। तो हड़प्पा इज अ आर्कियोलॉजिकल साइट इन मोंटगोमरी, ठीक है, मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब प्रोविंस, जो कि अभी साहिवाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान में लोकेटेड है, और ये रावी नदी पे लोकेटेड है, ठीक है, ये रावी नदी पे लोकेटेड है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, रंगपुर, ठीक है, रंगपुर वेयर द कंटेम्प्रेरी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वेयर फाउंड इज इन, ठीक है, अभी फिलहाल ही में रंगपुर जो है वो हड़प्पा सभ्यता के समकालीन पाया गया था। तो ये कहाँ पे है, बेसिकली ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सौराष्ट्र। सौराष्ट्र में अभी ये हाल ही में देखने को मिला है, ठीक है। रंगपुर इज लोकेटेड इन द सौराष्ट्र रीजन ऑफ region of western India on the coast of Arabian Sea in गुजरात स्टेट, ठीक है, गुजरात में सौराष्ट्र लोकेटेड है। तो यहीं पे हमको रंगपुर देखने को मिला है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत, तो इसको ध्यान से देखिएगा और एंड तक बने रहिएगा। दादेरी इज अ लेट हड़प्पन साइट ऑफ, ठीक है, दादेरी एक लास्ट में मतलब लेट में खोजा गया साइट है। तो ये कहाँ पे है, जम्मू में है, पंजाब में है, हरियाणा में है या उत्तर प्रदेश में है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पंजाब में, ठीक है। दादेरी जो आपको देखने को मिलता है वो पंजाब में है, ठीक है। तो दादेरी इज अ प्री हिस्टोरिक एक्सकेवेशन साइट ऑफ गोविंदगढ़ डिस्ट्रिक्ट, लुधियाना, पंजाब में देखने को मिलता है। दादेरी इज नोन फॉर इट्स पेंटेड ग्रेवेयर कल्चर which is supposed to be associated with the arrival of Aryans। बोर हो रहे होंगे, है ना, पहाड़ी वड़ी करने तो नहीं चले गए, नहीं तो पता लगे कहें कि हम और हमारे दोस्त और वो पहाड़ी करने जा रहे हैं, ठीक है। सोना होना मत। द लार्जेस्ट साइट ऑफ हड़प्पा इन इंडिया इज, भारत में हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, आलमगीरपुर है, कालीबंगन है, लोथल है, राखीगढ़ी है। तो ये राइट आंसर जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। हु वॉज द डायरेक्टर ऑफ आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन दैट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो, ठीक है, पुरातात्विक उत्खनन के निदेशक कौन थे जिसके कारण हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज हुई। तो कौन थे ये, जॉन मैकॉले थे, लॉर्ड मैकॉले थे। लॉर्ड और भैया हम लगाते नहीं हैं बट लिख दिए हैं, ठीक है, तो आपका मन करे तो लगा लेना। लॉर्ड मैकॉले, ठीक है, मैकॉले, सर जॉन मार्शल, क्लाइव या कोलोनेल टैड, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा जॉन मार्शल। जॉन मार्शल जो क्या थे, डायरेक्टर जनरल थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में, कब, 1902 से 1928 तक। और इन्होंने अपॉइंट किया आरबी दयाराम साहनी को, जिन्होंने क्या किया, खुदाई स्टार्ट करी सबसे पहले लरखाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध प्रोविंस और मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब में, ठीक है, रवि नदी के दाहिने तरफ। और मिस्टर साहनी डिस्कवर्ड द रून्स ऑफ हड़प्पा इन 1921, ठीक है। हड़प्पा साइट के खोजकर्ता को क्या मतलब क्या नाम है उनका, मिस्टर साहनी, ठीक है, दयाराम साहनी इनका पूरा नाम है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस रिमेन्स ऑफ वेल हैव बीन फाउंड इन द हाउसेस बिलोंगिंग टू द डेवलप्ड स्टेज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। कौन है भैया, कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन, मोहनजोदड़ो में यहाँ पे देखने को मिला था क्या, वेल के साक्ष्य, ठीक है, कुओं के अवशेष यहाँ पे देखने को मिले थे। तो यहाँ से ये पता चलता है कि इनका जो ड्रेनेज सिस्टम था कमाल का था, और कहीं ना कहीं जो ये साक्ष्य मिला है इसके हिसाब से फिर हम कह सकते हैं कि ये, हम कह सकते हैं, कहा ही जाता है कि ये अर्बन सिविलाइजेशन था, ठीक है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लीजिए, ठीक है।
विच मेटल हैज सो फार नॉट बीन डिस्कवर्ड इन हड़प्पन साइट, कौन सा मेटल हड़प्पन साइट में अभी तक नहीं डिस्कवर किया गया है? तो कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आयरन। हमने आपको बताया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में आयरन का ज्ञान नहीं था लोगों को, ठीक है, तो डी विल बी द राइट आंसर। हड़प्पन सिविलाइजेशन को ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी बोला जाता है क्योंकि इन्होंने काफी मात्रा में इंस्ट्रूमेंट्स को बनाया, इन्होंने मतलब काफी मात्रा में इन्होंने कॉपर का यूज किया, तो इसलिए इसको कॉपर एज सिविलाइजेशन भी, सॉरी, ब्रॉन्ज का यूज किया, तो इसलिए इसको ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी बोला जाता है, ठीक है। और यहाँ से कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ब्रास ये सब फाउंड किए गए थे एक्सेप्ट आयरन, ठीक है। इन द बिगिनिंग ऑफ आयरन एज कंसिडर्ड टू बी फ्रॉम लेटर वैदिक पीरियड 1000 BC, ठीक है, 1000 BC में इन्होंने आयरन 1000 BC से आयरन एज की शुरुआत हुई थी। फिर आ जाते हैं अपने 25वें क्वेश्चन पे, 25th क्वेश्चन पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइट्स इज लोकेटेड इन द वैली ऑफ घग्गर एंड इट्स एसोसिएटेड रिवर्स, ठीक है। तो आलमगीरपुर है, लोथल है, मोहनजोदड़ो है, बनावली है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। बनावली is an archaeological site belonging to Indus Valley Civilization period in फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट, हरियाणा में लोकेटेड है, ठीक है। बनावली जो है वो हरियाणा में लोकेटेड है। कालीबंगा जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है? राजस्थान में लोकेटेड है। ये सब याद रखिएगा, जो साइट्स हैं कहाँ पे अभी मॉडर्न टाइम पे किस स्टेट में लोकेटेड है, ये क्वेश्चंस आते हैं, तो ध्यान से पढ़िएगा इसको, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, फ्रॉम वेयर द एविडेंस ऑफ रॉक कट आर्किटेक्ट वे फाउंड विद रेफरेंस टू हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सभ्यता के संदर्भ में रॉक कट वास्तुकला के प्रमाण कहाँ से मिले थे? तो कालीबंगा से मिले थे, धौलावीरा से मिले थे, कोटदीजी से मिले थे या आमरी से मिले थे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? धौलावीरा से मिले थे। इसमें कुछ भी समझाने वाला नहीं है क्योंकि ये खुदाई हुआ था और कहाँ से क्या चीज मिली थी इसको आपको रट्टाफिकेशन करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ क्या क्या चीजें इसमें हुई थी। धौलावीरा जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट साइट है हड़प्पन सिविलाइजेशन का। और कमेंट सेक्शन में आप लिख के बताइए कि फर्स्ट लार्जेस्ट साइट कौन सा है हड़प्पन सिविलाइजेशन का। तो मैं ही बता देती हूँ कि ये है राखी गढ़ई। अभी जो लेटेस्ट एक्सकेवेशन हुआ है वहां से हमको पता चला है, ठीक है। इज लोकेटेड इन द रन ऑफ कच्छ, गुजरात में। RS बीस्ट जो थे और उनके कलीग्स जो थे ये एक्सकेवेट किए थे 1992 में। धौलावीरा is one of the most important gives the most important information about Great Bath, ठीक है, और reservoir which was of 7 meter depth and 79 meter long. मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच हड़प्पा साइट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये बहुत बार रिपीट हुआ है, प्लस ये सारे क्वेश्चन जो हैं बहुत ज्यादा बार जो रिपीट हुए हैं वही क्वेश्चंस मैं लेके आई हूँ आपके लिए। तो यहाँ पे 3 पार्ट्स में कौन सी सिटी डिवाइड की गई थी ये पूछा है। लोथल है, कालीबंगन है, धौलावीरा है या सुरकोतड़ा है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका हो जाएगा धौलावीरा। धौलावीरा जो है ये अभी देखा था हमने कच्छ डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है और ये रेक्टेंगुलर शेप में बना हुआ है। ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, फोर्ट, सेंट्रल टाउन और लोअर टाउन में, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाईली एडवांस्ड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ हड़प्पन टाइम्स हैज बीन अनअर्थड एट, ठीक है। वाटर मैनेजमेंट सिस्टम का जल प्रबंधन की प्रणाली जो थी ये कहाँ पे देखने को मिली है? एक एडवांस्ड मतलब अत्यंत उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का खुलासा जो हुआ है वो कौन से साइट से हुआ है? आलमगीरपुर से हुआ है, धौलावीरा से हुआ है, कालीबंगा से हुआ है, लोथल से हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो धौलावीरा हो जाएगा। हमने आपको बताया भी था, ठीक है। यहाँ पे अ ह्यूज रिजर्वॉयर, इसकी साइज दी हुई है तो ये भी आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एडवांस्ड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम आपको देखने को मिलता है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, A horn deity engraved on a terracotta cake has been recovered from, ठीक है। एक टेराकोटा केक पर एक सींग वाला डाइट बरामद किया गया, ठीक है। डाइटी मतलब जिसको करते हैं
डाइटी बरामद किया गया। तो ये कहाँ से बरामद किया गया है? बनावली से, कालीबंगन से, लोथल से, सुरकुतड़ा से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ठीक है, कहाँ से? कालीबंगन से ये लोकेट मतलब पाया गया है। और यहीं पे फायर अल्टर्स मतलब हवन कुंड जो देखने को मिलता है मड ब्रिक से बनाया गया, वो भी यहीं से देखने को मिलता है। फिर a rectangular terracotta cake found in Kalibangan had a carving of horned deity on one side and animal goat being dragged by a rope by human on other side। ठीक है, फिर त्राई या त्रे का नाम जो है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है थ्री वेदास, या फिर धर्म संघ या बुद्ध, या फिर थ्री गॉड इन हिंदू पैंथियंस, या थ्री सीजन्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थ्री वेदास। क्यों कहा जाता है भैया? क्योंकि ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को मिला के इसको वेदात्रयी बोला जाता है या सिंपली त्रयी बोला जाता है। ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है तो आप जाके वीडियो को देख सकते हैं। ठीक, फिर हम अपने 31st क्वेश्चन पे आते हैं। ये कहता है कि विच वैदिक टेक्स्ट इन टर्म वर्ण इज फाउंड रेफर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, कौन सी वैदिक टेक्स्ट में वर्ण का उल्लेख हुआ है? ठीक है, सबसे पहले वैदिक टेक्स्ट में। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? ऋग्वेदिक। ऋग्वेद में सबसे पहले वर्ण का उल्लेख हुआ है। ठीक है, वर्ण जो है have been known from ऋग्वेद since hymn in the ऋग्वेद portrays the ब्राह्मण। ठीक है, प्रीस्ट यहाँ पे चार चीज मतलब चार क्या कह सकते, कैटेगरी कह सकते हैं। तो चार कैटेगरी को यहाँ पे डिवाइड किया गया था, ब्राह्मण, प्रीस्ट, क्षत्रिय, नोबल, द वैश्यास, कॉमनर एंड द शूद्रास, सर्वेंट। यहाँ पे क्या कहा गया था कि इनका जो क्रिएशन होता है किसका? ब्राह्मण का माउथ से, क्षत्रिय का आर्म से, और वैश्य का थाइस से, और शूद्र का फीट से। ठीक है, ऐसा एक्सप्लेन वर्ण में किया गया है। और वर्ण का उल्लेख सबसे पहले कहाँ देखने को मिलता है आपको? ऋग्वेद में। ठीक, अब आते हैं मैच द कॉलम पे। सब चीजें आपको पढ़ाई गई हैं, एक बार आप लूसेंट देखिए, रिपीट कर करके बार बार देखिए, आपका ये यहीं से एंशिएंट वाला मैं गारंटी देती हूँ कहीं भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। ठीक है, फिर अथर्ववेद में आता है, मैच द कॉलम करना है। तो अथर्ववेद किससे रिलेटेड है? अथर्ववेद किससे रिलेटेड है? ऋग्वेद किससे रिलेटेड है? यजुर्वेद किससे रिलेटेड है? और सामवेद किससे रिलेटेड है? ये हमको देखना है। तो चलते हैं अपने एक्सप्लेनेशन पे। जो अथर्ववेद है हमारा वो मेडिसिन से रिलेटेड है, ऋग्वेद जो है वो गॉड ग्रेस से रिलेटेड है, यजुर्वेद जो है वो सैक्रिफिशियल प्रोसेसेस से रिलेटेड है, सामवेद जो है वो म्यूजिक से रिलेटेड है। तो अथर्ववेद जो है वो मेडिसिन से रिलेटेड है। ठीक, और ऋग्वेद जो है वो गॉड ग्रेस से रिलेटेड है, यजुर्वेद जो है वो सैक्रिफाइस से रिलेटेड है, और सामवेद जो है वो म्यूजिक से रिलेटेड है। तो 3-1-3-1-2-4। ठीक है, कहाँ पे है ये? 3-1-2-4। तो 1 विल बी द राइट आंसर। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग 4 वेदास कंटेन्स एन अकाउंट ऑफ म्यूजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स। ठीक है, तो अभी हमने देखा मैच द कॉलम में ऋग्वेद जो है वो गॉड ग्रेस से रिलेटेड है। यहीं पे आपको गायत्री मंत्र और जो भी गॉड से रिलेटेड, गॉड ग्रेस से रिलेटेड है, ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। सामवेद जो है वो म्यूजिकल हाइम से रिलेटेड है। ठीक है, म्यूजिकल चार्म से रिलेटेड है। और यजुर्वेद जो है वो याजनास से रिलेटेड है। ठीक है, यज्ञ वगैरह से। अथर्ववेद जो है ये टोने टोटके से रिलेटेड है। ठीक है, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बी विल बी द राइट आंसर। सॉरी, मैंने कुछ गलत बता दिया आपको। जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अथर्ववेद। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। यहाँ पे आंसर गलत दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे डी होगा इसका आंसर। ठीक है, अर्लिएस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ चार्म्स एंड स्पेल्स आर फाउंड इन अथर्ववेद। फिर आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ब्राह्मण टेक्स्ट बिलोंग्स टू ऋग्वेद। हमने आपको ब्राह्मण सारे वेद लिखे हुए एक साइड, और कौन सा वेद कौन से ब्राह्मण से रिलेटेड है ये भी मैंने आपको बताया हुआ है, तो आप वीडियो जाके जरूर देख लीजिएगा वो, ठीक है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो जो ऋग्वेद से रिलेटेड है वो कौन सा वो है, तो ऐतरेय ब्राह्मण जो है ये ऋग्वेद से रिलेटेड है, तो ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। ऋग्वेद से ऐतरेय ब्राह्मण रिलेटेड है, सामवेद से पंचविश ब्राह्मण रिलेटेड है, अथर्ववेद से गोपद ब्राह्मण रिलेटेड है, यजुर्वेद से शतपथ ब्राह्मण रिलेटेड है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको नोट्स बनाते हुए चलिएगा, क्वेश्चंस के थ्रू कॉन्सेप्ट भी बताया जा रहा है, एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, तो नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा जो भी चीजें आपको एक्स्ट्रा लगेंगी। ये है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, और कंपाइलेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड अपॉन द ऋग्वेद, ठीक है। कौन सा वेद ऐसा है जो जिसका कंपाइलेशन, जिसका संकलन जो है वो ऋग्वेद पे आधारित है, कौन सा है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, या नन ऑफ दीज है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सामवेद। सामवेद जो है ये सबसे छोटा है, ये भी पूछा जा सकता है कि सारे वेद में से सबसे छोटा वेद कौन सा है, तो वो सामवेद है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा हुआ भी है, ठीक है। और इट इज क्लोजली कनेक्टेड विद ऋग्वेद, क्योंकि सारे जो इसके वर्सेस हैं वो ऋग्वेद से उठाए गए हैं, 75 वर्सेस को छोड़ के मैक्सिमम वर्सेस यहीं से उठाए गए हैं, कहाँ से, ऋग्वेद से। तो इसीलिए कहा जाता है कि इसका संकलन जो है वो ऋग्वेद से रिलेटेड है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून फॉर सच वीडियोस। इसके बाद मैं सेकंड पार्ट ले आऊंगी आपके लिए, तो बने रहिए हमारे टेलीग्राम चैनल पे, हमारे यूट्यूब चैनल पे, और इसका जो PDF है मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी, तो अगर आप वहाँ नहीं ज्वाइन किए हैं तो वहाँ आप ज्वाइन कर लीजिए, और पढ़ने के बाद PDF से देख के आप रिवाइज कर सकते हैं, और हमारी सोशल मीडिया हैंडल्स को आप फॉलो कर सकते हैं, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे कि हमारे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें इसी सीरीज में चला रहे हैं। जैसे हो गया यूपीपीसीएस का हम सीरीज, CSAT का सीरीज चला रहे हैं, ब्यूटी मैम आपको पढ़ा रही हैं, रीजनिंग बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, तो आप उस वीडियो को भी जाके देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। और अगर थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।